गुड इवनिंग दोस्तों। आज की मेरे इस वीडियो में सभी लोगों का स्वागत है। और ये चैनल मैंने स्पेशली इसलिए बनाया है कि चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागॉजी, जो शिक्षा मनोविज्ञान के विभिन्न कॉन्सेप्ट्स जैसे एग्ज़ाम में आते हैं, सी टेट के लिए और यूपी टेट के लिए, और विभिन्न राज्यों में जो शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित होती हैं, तो उनसे संबंधित इस वीडियो में हम देखेंगे कि मनोविज्ञान की कितनी अहमियत है। हालांकि शिक्षा का जो स्तर है बिना मनोविज्ञान के वो हल नहीं हो सकता है, क्योंकि सारा जो है केंद्रित है मनोविज्ञान पर। तो आइए हम बात करेंगे मनोविज्ञान। एक्चुअली मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है कि इसमें जैसे किसी से मानसिक कार्य कराया जाना है तो बहुत ज़्यादा उसको तनाव देके या बहुत ज़्यादा उसको आपाधापी में रखकर मानसिक काम नहीं करा सकते हैं। शारीरिक काम तो दौड़ के भाग के कराया जा सकता है, लेकिन जो मेंटल डेवलपमेंट है वो इस्टेब्लिश होने पर, और स्थायित्व जो होता है, इस्टेब्लिशमेंट का मतलब स्थायित्व, कि जब स्थायित्व होता है तभी हो पाता है। और जो बाल विकास या शिक्षा मनोविज्ञान की जब बात करें हम, तो बाल विकास का जो प्रारंभ होता है वो हम ज़्यादातर ये सोचते हैं कि बच्चे का विकास जन्म के बाद शुरू होता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। मनोविज्ञान की दृष्टि से देखा जाए, और बहुत सारे मनोवैज्ञानिक इस बात में सहमत हैं कि जो मनोवैज्ञानिक जो विकास है वो भ्रूण अवस्था से लेके और प्रौढ़ावस्था उसका लक्ष्य है। जब बच्चा जन्म नहीं लिया होता है, माँ के गर्भ में होता है, तो उसका पूरा डेवलपमेंट वहीं से शुरू हो जाता है। फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ मेंटल डेवलपमेंट शुरू होता है, और वहाँ से उसका मनोवैज्ञानिक स्तर बनना शुरू होता है। न केवल माइंड का हार्डवेयर जिसे कहते हैं, हार्डवेयर डेवलप ही नहीं होता है, बल्कि सॉफ्टवेयर भी अपडेट होते हैं। केवल जन्म के बाद उन अपडेट सॉफ्टवेयर्स, यानी जो प्रोग्रामिंग हार्डवेयर के साथ जो प्रोग्रामिंग इंस्टॉल करना होता है, वो केवल फीडिंग होती है, और फीडिंग वो भी उसके अंदर कैपेसिटी होती है। तो आइए हम देखते हैं कि विभिन्न वैज्ञानिकों ने क्या बात कही है मनोविज्ञान को लेकर। तो सबसे पहले देखते हैं कि भारत में होने वाले लगभग सभी महत्वपूर्ण जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, वो सी टेट के माध्यम से भी, यूपी टेट और एचपी टेट या पीएस टेट, तो ये जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, तो एक महत्वपूर्ण विषय होता है उसमें मनोविज्ञान का। और सरकारी स्कूलों में काम करने के इच्छुक उम्मीदवार अक्सर केवीएस का हो या डीएसएस एसबी के जैसे शिक्षक भर्ती परीक्षा जो देते हैं, तो उनमें इन सब विषयों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और इस विषय की अच्छी तैयारी उम्मीदवारों को सही एग्ज़ाम क्लियर कराने में मदद करता है। इसके अलावा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी का उद्देश्य बालक के व्यवहार, रुचियों में निरंतर परिवर्तन का एक क्रमवार स्टडी किया जाता है, अध्ययन करते हैं। और उद्देश्य होता है बालक के व्यवहार रुचियों को निरीक्षण परीक्षण करके उसके अंदर जो रुचि है, अभिरुचि है, जो बनने की उसके अंदर काबिलियत है, उसको हम निकाल सकें। तो ये मनोविज्ञान से हासिल हो सकता है और होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इसको बड़ी गंभीरता से और बहुत ही बारीकी से इन चीज़ों का समझें, इन चीज़ों को, और उसके हिसाब से आगे हम अपनी रणनीति बनाएं और एग्ज़ाम्स की तैयारी करें। और जल्दबाजी में नहीं, अगर हम जल्दबाजी करते हैं इस विषय को समझने में, पढ़ने में, कोई शॉर्टकट तरीका निकालते हैं, तो ये शॉर्टकट तरीका नहीं हो सकता है कोई भी। इसके लिए हमको स्टेप बाय स्टेप
हर चीज़ को समझना होगा, और अगर स्टेप बाय स्टेप ही समझेंगे तो हम समझ पाएंगे। और बहुत कठिन नहीं है, बहुत कठिन नहीं है, लेकिन हाँ, स्टेप बाय स्टेप समझना बहुत ज़रूरी है। आइए हम बात करते हैं। जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में विकास क्या है? विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। बाल अवस्था से लेकर वृद्धावस्था तक डेवलपमेंट होता है। अलग अलग तरह के बदलाव होते हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, इन सभी का अध्ययन बाल विकास कहलाता है। तो जब डेवलपमेंट की बात है, चाइल्ड और उसके संबंधित डेवलपमेंट की बात आती है, तो चाइल्ड का जो डेवलपमेंट होता है वो जन्म के बाद ही नहीं होता, जन्म के पहले से लेकर जब वो माँ के गर्भ में होता है, वहाँ से डेवलपमेंट की प्रक्रिया शुरू होती है। और फिजिकल डेवलपमेंट के साथ मेंटल डेवलपमेंट, और जब जन्म के बाद जो जेनेटिक चीज़ें होती हैं उसके अंदर होती ही हैं, उसके अलावा जो पर्यावरण से और समाज से जो चीज़ें डेवलपमेंट उसके अंदर होती हैं वो महसूस करता है, समझता है। तो ये सामाजिक डेवलपमेंट होता है, सामाजिक विकास होता है। मानसिक स्तर उसका कैसा है, कैसा पर्यावरण मिलता है, तो इन सब चीज़ों को बाल विकास के अंतर्गत रखते हैं। और बाल विकास में परिवर्तन एक क्रमबद्ध तरीके से होता है। चाइल्ड डेवलपमेंट जो होता है, तो जो चेंजमेंट होता है वो हर स्टेज में अलग अलग तरह के चेंजमेंट होते हैं, इनको बारीकियों से समझना होता है। जो विकास यानी डेवलपमेंट स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट के तहत हम देखेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट की परिभाषाएं। कुछ वैज्ञानिकों ने चाइल्ड डेवलपमेंट को परिभाषित किया है कि बाल मनोविज्ञान को कैसे समझ सकते हैं। तो हम देखते हैं, मुनरो महोदय बोलते हैं कि एक ऐसी परिवर्तन श्रृंखला, यानी एक चेंजमेंट की सीरीज़ है। वो जो डेवलपमेंट कहते हैं वो डेवलपमेंट ना कह के वो परिवर्तन की एक श्रृंखला कहते हैं, और वो शुरू होती है भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक, और उसे विकास कहा जाता है। यानी मुनरो कहते हैं कि परिवर्तन की एक ऐसी श्रृंखला जो भ्रूण अवस्था में शुरू होती है, जो बच्चा गर्भ में होता है वहाँ से शुरू होती है चेंजमेंट की जो स्टेज, और वहाँ से लेके प्रौढ़ावस्था युवा तक चलती रहती है। उस चेंजिंग सीरीज़ को डेवलपमेंट या विकास कहा उन्होंने, मुनरो महोदय ने। हर्लॉक कहते हैं कि विकास का मतलब बढ़ते रहना नहीं है। उनका मानना है कि विकास या बच्चे का जो डेवलपमेंट है या किसी भी चीज़ का विकास कहते हैं, यहाँ पे हम बाल मनोविज्ञान पढ़ेंगे तो ख़ास तौर से जब भी हम बात कर रहे हैं तो यहाँ बाल मनोविज्ञान से ही संबंधित है और बच्चे से ही संबंधित है। तो और शिक्षण और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से मतलब है इसका। तो विकास का मतलब बढ़ते रहने से नहीं है। हर्लॉक महोदय कहते हैं कि विकास का मतलब ये नहीं कि बढ़ते रहें, बल्कि इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य क्या है? प्रौढ़ावस्था को पाना। और प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की जो परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, देखिए ये भी परिवर्तन की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रोग्रेसिव जो चेंजमेंट है और वो एक क्रम में है। तो कहीं ना कहीं ये भी जैसे मुनरो महोदय कहते हैं कि परिवर्तन की एक श्रृंखला, तो ठीक ये भी कहते हैं कि विकास का मतलब बढ़ते रहने से नहीं है, बल्कि इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य को, टारगेट हमारा क्या है? लक्ष्य जो कि है प्रौढ़ावस्था को पाना, यूथ स्टेज को पाना। जब यूथ स्टेज को पाने का जो लक्ष्य है वही प्रौढ़ावस्था है। और उस वहाँ तक पहुँचते पहुँचते कितने कैसे चेंजमेंट होते हैं, वो जो चेंजमेंट है, वो जो चेंजमेंट का जो क्राइटेरिया है, जो चेंजमेंट का स्टेजेस हैं, उन स्टेजेस को हम बाल मनोविज्ञान कहते हैं। तो इनकी पूरी परिभाषा एक बार फिर से पढ़ते हैं। हर्लॉक महोदय के अनुसार विकास का मतलब बढ़ते रहने से नहीं है, बल्कि इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की और परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप इंसान में अनेक विशेषताएं और नई योग्यताएं स्पष्ट होती हैं। तो विकास के इस क्रम में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं और बहुत सारी नई योग्यताएं आती हैं। ड्रेवर क्या कहते हैं, देखते हैं। ड्रेवर कहते हैं कि प्राणी में होने वाला जो प्रगतिशील
विकास जो है वो ड्रेवर के अनुसार विकास क्या है, विकास प्राणी में होने वाला प्रगतिशील जो किसी लक्ष्य की ओर लगातार केंद्रित होता है। मतलब ये भी एक ड्रेवर भी मानते हैं कि विकास क्या है, प्राणी में होने वाला प्रगतिशील जो किसी लक्ष्य की ओर लगातार केंद्रित होता है। तो कहीं ना कहीं ये भी लक्ष्य क्या है इनका, यूथ होना, विकसित होना, बड़ा होना। और एग्जाम्पल भी देते हैं ड्रेवर महोदय, एग्जाम्पल देते हैं, कहते हैं किसी भी जात में भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक उत्तरोत्तर परिवर्तन को विकास कहते हैं। तो जो मुनरो महोदय की डिफिनीशन है और ड्रेवर की जो डिफिनीशन है सेम है। एक बार फिर से पढ़ देते हैं। मुनरो के जो विकासवाद की जो बाल विकास की जो मुनरो की डिफिनीशन है, एक ऐसा परिवर्तन श्रृंखला जिसमें भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है उसे विकास कहा जाता है, ये मुनरो महोदय कहते हैं। और ड्रेवर कहते हैं प्राणी में होने वाला विकास, प्राणी में होने वाला प्रगतिशील जो किसी लक्ष्य की ओर लगातार केंद्रित होता है उसे विकास कहते हैं। जैसे किसी भी जाति में भ्रूण, अब ये किसी भी जाति की बात कर रहे हैं, यहाँ पर इंसानी बात नहीं कर रहे हैं, हर किसी भी जाति की बात करें तो किसी भी जाति में, जाति का मतलब यहाँ कोई कास्टिज्म वाली जाति नहीं है। यहाँ जाति का मतलब सिर्फ ये है कि किसी भी प्राणी मात्र के लिए है। तो भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक उत्तरोत्तर परिवर्तन को विकास कहते हैं। इसके बाद हम 3 डिफिनीशंस हमने देखी और तीनों में बहुत ख़ास अंतर नहीं है, लगभग सेम है। इसके बाद आते हैं एम्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, क्या उद्देश्य है। बाल विकास की प्रक्रिया को रिसर्च का विषय बनाने से पहले मनोवैज्ञानिकों ने कई महत्वपूर्ण उद्देश्य निर्धारित किए। रिसर्च का विषय क्यों है, ऐसा क्यों होना चाहिए, इस पर बहुत सारे रिसर्च क्यों शुरू हो गए। इसका ज्ञान हर अभिभावक और शिक्षक को होना चाहिए। पहले की शिक्षा में और अब की शिक्षा में बहुत अंतर हो गया है। पहले क्या था, रटने वाली पद्धति थी, स्वतंत्र सोच विकसित नहीं हो पा रही थी। ये 20 से 25-30 साल पहले की जो सिस्टम था वो बहुत वैसा था। लेकिन बाद में जब मनोवैज्ञानिक चिंतन बढ़ा और सभ्यताओं का बहुत अच्छा विकास हुआ, टेक्नोलॉजी आई, तो उससे क्या हुआ, माइंड में इस्टेब्लिशमेंट हुआ, स्थायित्व आया, लोगों ने ज़्यादा विचार मंथन किया और फिर शिक्षा का जो ढांचा है उसमें भी बदलाव आया। और अब तो NEP जब से आया है तो और भी चेंजमेंट है, मनोविज्ञान पर ज़्यादा जोर दिया, फोकस किया जा रहा है। तो इसका ज्ञान हर अभिभावक को भी होना चाहिए कि बच्चे से कैसे पेश आना है, बच्चे को कैसे डील करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और बच्चों के साथ साथ शिक्षक को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे के साथ कैसा बिहेवियर और कैसा पैटर्न और उसकी मनोरुचि को जागृत करते हुए उसकी जो अभिरुचि है, उसका जो इंटरेस्ट है, उसको लेके चलना चाहिए, जिससे बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। कभी कभी ऐसा होता है बच्चे को बहुत कुछ आता है लेकिन वो नहीं कह सकता है, तो इसका मतलब है कि कुछ न कोई ऐसा भाव है उसके अंदर जो नहीं बोल पा रहा है। तो क्या भय है या कभी कभी क्रोध है, तो इन सब चीज़ों का समावेश रहता है जिससे संवेगात्मक विकास है नहीं हो पाता है। तो ये सारे लक्ष्य को देखते हुए मनोविज्ञान को खास महत्व दिया जाता है। आइए देखते हैं बाल विकास के उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य हैं बाल विकास के। बाल विकास से हर शिक्षक को यह बताया जाता है कि वह संतुलित बाल विकास में किस प्रकार अपना सहयोग दे सकता है। ये बाल विकास पढ़ाने का या शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ाने का मेन उद्देश्य यही होता है कि बच्चे के साथ संतुलित बिहेवियर, क्योंकि टीचर जो होता है वो बच्चे का रोल मॉडल होता है। वो अपने माता पिता यानी पेरेंट्स की बात का तो मानने से इनकार कर सकता है और कर देते हैं बच्चे, लेकिन टीचर्स की बात को इनकार नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं टीचर्स का जो रोल होता है वो बहुत अहम होता है बच्चे के लिए। तो टीचर्स एक ऐसा आइडियल, एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए जिससे बच्चों को अपने
विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में। उनको जो चीज़ सीखना है, उनको हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, बाधा महसूस नहीं होनी चाहिए, निसंकोच, किस बिना डरे, बिना हिचकिचाए वो अपनी बात को कह सके, ये अपेक्षा है शिक्षकों से। बाल विकास के द्वारा बच्चों के विकास में होने वाली विभिन्नताओं के बारे में शिक्षक और अभिभावकों को बताया जाता है। बाल मनोविज्ञान में क्या होता है, दूसरा बिंदु है, शिक्षक के जीवन में तो युवावस्था होता है, प्रौढ़ हो जाता है, तो वो इस चीज़ को समझ सकता है और बाल मनोविज्ञान ये बारीकियों को समझने में बड़ी हेल्प करता है कि बढ़ते हुए बच्चों के लाइफ में किस किस स्टेजेस में कैसे कैसे चेंजेज आते हैं और किस तरह बच्चे प्रॉब्लम महसूस करते हैं। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बच्चों से व्यवहार किया जाए और उनको जो है समझा जाए। इसके हिसाब से उनका पाठ्यक्रम और सारे क्रियाकलाप किए जाएं जिससे उनका लाभ हो सके और वो जो है ये समझें। तीसरा बिंदु है, इसका प्रमुख उद्देश्य बच्चों के संतुलित विकास के लिए मार्ग बनाना है जिससे उसके व्यक्तित्व में निखार आए, हालांकि जब व्यक्ति डेवलप हो जाता है, निखार तो बच्चे में धीरे धीरे आने लगता है और बाल विकास एक ऐसी योजना तैयार की जाती है इसके अनुसार कि बच्चे के व्यक्तित्व में निखार आए, उभरता हुआ व्यक्तित्व हो, ओपन माइंडेड हो। बाल विकास में पांचवा बिंदु है, बाल विकास में उन्हें बच्चों के शरीर में होने वाले परिवर्तनों और समस्याओं के बारे में जिसे दूर किया जा सके। एक समस्या ये भी आती है कि बढ़ते हुए बच्चों में जब फिजिकल डेवलपमेंट होता है और फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ मेंटल डेवलपमेंट होता है तो उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां होती हैं। जब फिजिकल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट एक साथ होता है तो दोनों में चेंजमेंट होने के दौरान उनमें एक अजीब सी फीलिंग होती है और उससे उनको चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक टीचर्स, एक अभिभावक यानी पेरेंट्स, उन सबको कि बच्चों को डील करने में ध्यान रखना चाहिए, उनसे काम लेने में और उनके प्रोग्रेस के या करियर के लिए एक उचित मार्गदर्शन करना चाहिए जिससे बच्चों को सहूलियत हो सके और वो सही गलत में थोड़ा अंतर कर पाएँ कि क्या उनको डिसाइड करना है, क्या उनको करना चाहिए और क्या नहीं करना है। अगला बिंदु है, बाल विकास का उद्देश्य बच्चों को शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से श्रेष्ठता प्रदान करना है जिससे राष्ट्र के विकास में योगदान दे सकें। जी हाँ, बच्चों को अगर बच्चे के अंदर या किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर आत्मसम्मान की भावना बहुत ज़्यादा है तो निश्चित रूप से वो दूसरों का भी सम्मान करेगा और अपने सम्मान की भी रक्षा करेगा। तो ये जो भाव है, फीलिंग्स है, ये होनी चाहिए बच्चों के, जो मानसिक और सामाजिक रूप से रिस्पेक्ट देना और चैलेंजेस को भी फेस करना, हारना भी सीखना। ये नहीं केवल हम जीतना सीखते हैं, हारना भी सीखना। ये मनोविज्ञान का सबसे बड़ा पहलू एक ये भी है कि असफलता भी एक जीवन का अंग है और उससे भागना नहीं है। सब असफलता के साथ साथ हम उनके कटु अनुभवों को भी लेके चलें और समझें, हताश निराश ना हो। तो ये चीज़ें आती हैं कि बच्चों के लिए हर तरफ से विकास के मार्ग खोलना है, साथ ही उनकी बाधाओं को दूर करना है जिससे संतुलित रूप से जीवन व्यतीत कर सकें और समाज में अपना योगदान दे सकें। दायरा क्या है, आइए देखते हैं बाल विकास के दायरे। पहला है मानसिक विकास। बाल विकास में मानसिक विकास एक मेन चीज़ तो है ही।
इसके अंदर बच्चों की क्रियाओं के आधार पर बच्चों के मानसिक विकास का अध्ययन किया जाता है। बच्चों की क्रियाओं के आधार पर एक्टिविटीज़, बच्चे तो बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, नेसेसरी, अननेसेसरी, कंपल्सरी, अनकंपल्सरी, इनकंपल्सरी। तो इस तरह मानसिक विकास का अध्ययन किया जाता है। बच्चों में कई तरह के परिवर्तन आने लगते हैं, ये तो हम लोग बात कर ही चुके हैं कि परिवर्तन तो होते हैं, फिजिकल चेंजमेंट होते हैं, मेंटल चेंजमेंट होते हैं, नई नई चीज़ें उनके सामने आती हैं, तो जाहिर सी बात है नए नए भाव उत्पन्न होते हैं। तो मानसिक विभाग में नज़र आते हैं, मानसिक विभाग मेंटल एरियाज में, जैसे गुस्सा होना, नई चीज़ों का अध्ययन करना, नई चीज़ों से जब उनका इंटरेक्ट होता है। तो दूसरा बिंदु है शारीरिक विकास। इसकी एक लिमिटेशंस ये भी है, दायरा है। शारीरिक विकास में वहीं से लेते हैं, भ्रूणावस्था से लेके और प्रौढ़ावस्था तक अध्ययन करना शामिल है। इसमें भ्रूणावस्था से लेकर और प्रौढ़ावस्था तक जितनी भी स्टेजेस होती हैं, उनमें हर स्टेजेस में चेंजमेंट होते हैं और उस चेंजमेंट के साथ हम बारीकियों से देखते हैं और अध्ययन करते हैं और उनसे उन बच्चों की समस्याओं को हल करना। मेन चीज़ है उनकी समस्याओं को हल करते हुए उनको उनके जो है प्रौढ़ावस्था में सकुशल ले जाना, ये चीज़ है। शारीरिक विकास में आ रही बाधाओं का कारण ढूंढना और उसका हल निकालना। फिजिकल डेवलपमेंट में क्या बाधा आ रही है, कहीं वो मेंटली डिस्टर्ब है तो फिजिकल डेवलपमेंट इफ़ेक्ट होता है, और अगर वो फिजिकली प्रॉब्लम में है तो मेंटल ग्रोथ होती है। ये मेंटल और फिजिकल दोनों एक दूसरे के पहलू हैं और दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अगर हमारे कहीं चोट लगी हुई है तो निश्चित रूप से मानसिक रूप से हम टेंशनाइज रहेंगे और काम ठीक से नहीं कर पाएंगे, तो उसका भी ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। और मानसिक तनाव अगर किसी बात को लेके है तो उसको अगर हम उसका निराकरण नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका भी हमारे फिजिकल ग्रोथ पर प्रभाव पड़ेगा, जिससे नींद ना आना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो शारीरिक विकास की ये बात हो गई। तीसरा बिंदु है सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। बाल विकास के अंतर्गत बालकों के सामाजिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। लोगों के प्रति वही बात आ गई, सामाजिक। जब ग्रुप में बच्चा ग्रुप में रहेगा तो ग्रुप में सभी बच्चों के साथ या अपने पीयर ग्रुप में दे रहेगा तो उसके साथ खेल की भावना भी विकसित होगी, गुस्सा भी आएगा, मनाना भी सीखेगा, मानना भी सीखेगा, जीतना भी सीखेगा, हारना भी सीखेगा। तो ये चीज़ें हैं लोगों के प्रति। तो ये लोगों के प्रति गुस्सा, प्यार व्यक्त करना, अपनी उम्र के हिसाब से सही व्यवहार करना, संतुलित विकास दिखाना, ये चीज़ें हैं। भावनात्मक विकास, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। भावनात्मक, इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशंस डेवलपमेंट जो होते हैं, भाव होते हैं उसके। अगर बालक अपनी उम्र के हिसाब से खुद को व्यक्त नहीं कर पाता, यानी कि उसकी एज 10 साल हो गई है और अपनी बात नहीं कह पा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको कहीं भावनात्मक या संवेगात्मक विकास प्रभावित हो रहा है, संतुलित नहीं है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। इसमें क्रोध, प्रेम, उत्तेजना आदि का अध्ययन किया जाता है। भाषा विकास, बालक अलग अलग तरह की शब्दों का उच्चारण करता है अलग अलग प्रकार से, और 1 से 9 वर्ष की उम्र तक शब्दों का जो उच्चारण होता है 118 शब्द होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो बाल विकास ठीक से नहीं हो पा रहा है। लगभग पहले वर्ष से लेकर 9 वर्ष की उम्र तक 118 इसमें बताया जा रहा है। तो इतने शब्दों का तो डेवलपमेंट, उसका शब्दों का यूज करना सीखना चाहिए। आइए हम लोग कुछ प्रश्नोत्तर पूछेंगे, बात करेंगे। कौन सा कारक अधिगम को अभिप्रेरित करने वाला है? विकल्प बताते हैं। ए है विफलता के से बचने के लिए प्रेरणा, दिया हुआ है। इनमें से कौन सा कारक अधिगम को अभिप्रेरित करने वाला है? अधिगम को अभिप्रेरित करने वाला। नंबर ए है विफलता से बचने के लिए प्रेरणा, लक्ष्यों को प्राप्त करने पर व्यक्तिगत संतुष्टि और बाह्य कारक इनमें से कोई नहीं। तो अब इनमें से कौन सा कारक अधिगम को अभिप्रेरित करने वाला है?
लक्ष्यों को प्राप्त करने पर व्यक्तिगत संतुष्टि। हम जब कोई काम करते हैं तो अगर ये पता हो कि हम जो लक्ष्य प्राप्त करेंगे तो उससे हमारी व्यक्तिगत संतुष्टि मिलेगी, तो उस काम को करने में हमारा जो इंटरेस्ट होगा वो निश्चित रूप से कम नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? अल्फ्रेड बिने, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, मुनरो, चार्ल्स डार्विन। ये विकल्प है। पहला है, क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? विकल्प हैं अल्फ्रेड बिने, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, मुनरो, चार्ल्स डार्विन। तो इसका उत्तर है अल्फ्रेड बिने। इन्होंने बुद्धि परीक्षण का सबसे पहले किया। अगला प्रश्न है, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? अब देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? प्रत्येक बच्चे के, विकल्प सुनिए, ए है प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना, सामूहिक गतिविधियों के बजाय व्यक्तित्व अधिगम पर ध्यान देना। अगला है किताबी पढ़ाई पर ध्यान देना। और नेक्स्ट है विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न बाधाओं की अनदेखी करना। ये मेन चीज़ है, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। ये मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है, तो कम से कम तो प्रौढ़ावस्था में होती है, किशोरावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था में, बाल्यावस्था में थोड़ी ज़्यादा होती है। तो इस तरह आज की वीडियो मेरी बहुत ही पहली वीडियो है ये, और मैं चाहूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरा प्रयास रहेगा कि सिलेबस को पूरा कवर करेंगे। और आज ये स्टार्टिंग का है, देख लीजिएगा, आपको मोटिवेशन मिलेगा। और अगर कोई समस्या होती है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और नए नए तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से बात करेंगे और देखेंगे। हम लोग भी आपके साथ हैं, और हताश होने की ज़रूरत नहीं। शॉर्टकट कोई तरीका नहीं है, एक लॉन्ग कट, यानी कि पूरा जो है प्रयास करने का अपना। धन्यवाद।